हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास 10 चैप्टर 1 वास्तविक संख्या। इसको हम लोग पूरा डिटेल में करने वाले हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्पेशली इसका जो चैप्टर 1.1 का जो एग्जाम्पल है उसको कवर करेंगे। और ये जो बुक है आपका जैक बोर्ड है, ये बुक आप लोगों के पास होगा। ये देखिए जो बुक है यहाँ पे वास्तविक संख्या का, ये बुक आप लोगों के पास ऑब्वियसली होगा। तो इसमें जो भी एग्जाम्पल है सारे एग्जाम्पल को हम लोग कवर करेंगे। यहाँ पे जो भी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम्पल को हम लोग बहुत अच्छी तरीके से करते हैं तो आप लोगों को क्या होगा कि चैप्टर करने में, जो चैप्टर यहाँ पे दिया हुआ ये चैप्टर करने में बहुत ही आसान लगेगा। आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। किसी भी चैप्टर को जब आप करते हैं तो उसका एग्जाम्पल को जरूर करिए, जिससे क्या होगा कि आपका कंसेप्ट और बिल्ड होगा, आप बहुत बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, किसी भी चीज़ को यहाँ पे हम लोग को रटना नहीं है, बहुत कंसेप्चुअल हम लोग पढ़ाई करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले कुछ हम लोग बेसिक चीज़ को जान लेते हैं। जैसे वास्तविक संख्या तो हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उससे जो बेसिक चीज़ है, जो आप लोगों को आता है या फिर नहीं भी आता, तो आप लोग एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या क्या होता है। ये सब इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे। प्राकृतिक संख्या क्या होता है, देखिए गणना करने की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ठीक है। इसको इट इज डिनोटेड बाय, अगर हम लोग बोले इसको किससे दर्शाते हैं हम लोग, तो कैपिटल एन से इसको डिनोट करते हैं। और ये स्टार्ट कहाँ से होता है, वन से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये डैश 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 चलता जाएगा। मतलब प्राकृतिक संख्या उसको बोलेंगे जिसको हम लोग काउंट करते हैं, जिसको हम लोग गिनते हैं। इसका अगर डेफिनेशन के बारे में जाने, मैंने आपको बताया अभी कि गणना करने की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अच्छा, इसके बाद क्या आता है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या है, अगर हम लोग प्राकृतिक संख्या को जीरो से स्टार्ट कर दें, अगर हम लोग प्राकृतिक संख्या को क्या कर दें, जीरो से स्टार्ट कर दें, तो ये पूर्ण संख्या हो जाता है। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, होल नंबर। होल नंबर, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय डब्ल्यू। देखिए ये सब आता है, लेकिन एक बार प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। चलिए यहाँ तक तो सही है, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं पूर्णांक। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है, अगर हम लोग नंबर लाइन में देखें, यहाँ पे होता है जीरो, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर होता है, मतलब प्लस का साइन होता है, 1 2 3 4, ये आगे चलता जाएगा। और यहाँ पे होता है नेगेटिव, -1 -2 -3 -4। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। और अगर थोड़ा सा मैं डिटेल करूँ तो ये जो होता है हम लोग को धनात्मक पूर्णांक होता है। इसको हम लोग बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। और इस साइड में जो रहता है वो, इसको बोलते हैं हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो बताया आपको धनात्मक पूर्णांक कहाँ से, वन से बताया। और ऋणात्मक पूर्णांक जो बताया वो -1 से बताया। लेकिन जीरो क्या है, जीरो ना ही धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। मतलब ये ना ही पॉजिटिव है और ना ही क्या है, नेगेटिव है, ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, कभी तो आप लोग ऐसा नहीं सुने होंगे कि जीरो का हम लोग को लाभ हो गया या 0 रुपया का हानि हो गया। तो ये क्या है, ये क्या है, ये पूर्णांक में आता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग एक दो चीज़ और सीखते हैं। देखिए अगर नंबर लाइन का कंसेप्ट और थोड़ा सा डिटेल करते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ से 1 2 3 4 क्या है, हम लोगों का नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या। 0 1 2 3 4 क्या है, पूर्ण संख्या। चलिए अब देखते हैं हम लोग परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या है, जिसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। ठीक है, जहाँ पे p और q क्या होता है, p और q होता है आपका क्या, पूर्णांक। ठीक है, और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये कंडीशन है परिमेय संख्या का। सपोज मैंने बोला 1/2, तो ये क्या है, परिमेय संख्या। लेकिन जब मैं आपको बोलूँ 4/0, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नीचे जीरो आ रहा है। और नीचे जीरो, यहाँ पे क्या पहले ही कंडीशन में बोल दिया कि क्यू जीरो नहीं होगा। क्यू मतलब हर, नीचे वाला को बोलते हैं हर। हर कभी भी जीरो नहीं होगा। तो ये जो रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है, तो ये हम लोगों का परिमेय संख्या नहीं है। हाँ, लेकिन ऊपर जीरो हो सकता है, तो ये हम लोग का परिमेय संख्या, क्योंकि ऊपर कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे कंडीशन में क्या बोला है कि नीचे जीरो नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या का अपोजिट होता है, जिसको हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू नहीं होगा, यहाँ पे नॉट इक्वल टू है ना, p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। जैसे √2, √5, √3, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या का मतलब क्या होता है,
अगर हम लोग जैसे यहाँ पे √2 है, इसका अगर वैल्यू निकालना चाहे तो ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा, मतलब ये चलता ही जाएगा, कुछ ना कुछ आएगा, तो उसको बोलेंगे अपरिमेय संख्या। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग वास्तविक संख्या क्या होता है। वास्तविक संख्या को हम लोग बोलते हैं रियल नंबर, और रियल नंबर। तो संख्या क्या है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। डेफिनेशन में लिखा है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को ही क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। अब हम लोग आते हैं चैप्टर में। तो चैप्टर जो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, तो चैप्टर में हम लोग का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को सबसे पहले हम लोग समझते हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से रिलेटेड हम लोग का क्वेश्चन बनने वाला है, और इसको कैसे हम लोग क्या है और किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को करने वाले हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो उस चीज़ को हम लोग जानेंगे अभी। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि 19 को आप 4 से डिवाइड करो, तो यहाँ पे आप लोग क्या समझ रहे हैं कि 19 बड़ा है 4 से। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे भाग कर लेते हैं, मतलब 4 का पारा से 4 बार में क्या आ गया? 16 आ गया, यहाँ पे 3 बच गया। अच्छा, तो इसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं? तो यहाँ पे लिख सकते हैं 19 बराबर, अगर हम लोग 4 को 4 से गुना कर दे, 4 गुना 4 16, और उसको 3 से जोड़ दे, तो ये 19 के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लोग जनरलाइज कर सकते हैं कि जो हम लोग यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम करेंगे वो इसी प्रोसेस से करने वाले हैं। ठीक है, और अब जैसे हम लोग देखिए यहाँ पे तो बोला गया है HCF। देखिए HCF किस तरीके से निकालते हैं? HCF तो इसी तरीके से निकालते हैं। अगर इसी को आगे मैं बढ़ाऊँ तो यहाँ पे मैं फिर से डिवाइड करूंगा, 3 एकम 3, यहाँ पे 1 आ गया। तो हम लोग यहाँ पे फिर से लिखेंगे कि 4 बराबर 3 गुना 1 प्लस 1। ठीक है, फिर से इसको भाग करेंगे 1 का पारा में 3 बार में। तो यही होता हम लोग का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। जब तक हम लोगों का लास्ट में 0 नहीं आ जाता है, तब तक हम लोग इसको करते रहते हैं। ये तो मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया आप लोगों को। 1 इंटू 1 प्लस, सॉरी यहाँ पे 3 हो जाएगा, 1 इंटू 3 प्लस 0। तो जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हम लोग इसको करते रहते हैं। तो ये जो मेथड है, ये जो प्रोसेस है, इसी को हम लोग बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल का क्वेश्चन को करते हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ही ज्ञात करना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को क्या पता चल रहा है? यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले पता चला कि 12576 जो है वो बड़ा है किससे? 4552 से। तो इसका मतलब अगर हम लोग इसको पहले तो हम लोग को HCF निकालना पड़ेगा इसका। ठीक है, और उसके बाद हम लोग को यूक्लिड विभाजन का भी प्रयोग करेंगे, HCF भी करेंगे। तो कैसे करेंगे देखिए, अभी मैंने आपको एग्जाम्पल में एक नंबर समझाया, छोटा नंबर समझा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले 4552 को अगर डिवाइड करेंगे तो तकरीबन अगर 3 बार में दे दिए तो 3 बार में आ जाएगा 1 2 1 5 6। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 0 2 4 420। देखिए यहाँ पे जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हम लोगों को क्या करना है? डिवाइड करते हुए चलना है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे ये प्रोसेस करने के बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, ये एग्जाम्पल आप लोग दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और तो यहाँ पे कैसे लिखना है? यहाँ पे लिखना है आपका 12576 बराबर 4052 को गुना किया हम लोग 3 से, प्लस यहाँ पे शेष क्या बचा? 0। जब तक यहाँ 420, जब तक यहाँ पे हम लोगों को 0 नहीं आ जाएगा तब तक हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। अब क्या करेंगे? 4052 से इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, तो ये तकरीबन हम लोग का 9 बार में अगर चल जाएगा तो 3780। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 272। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से लिखेंगे 4052 बराबर 420। ये देखिए 420, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना से? 9 से, और यहाँ पे शेषफल क्या बच गया? 272। अब फिर से इसको डिवाइड करेंगे 420 से, तो ये एक बार में चल जाएगा हम लोग का, एक बार में जाएगा 272। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 148। तो फिर से यहाँ पे लिखेंगे 420 बराबर 272 गुना 1 प्लस शेषफल क्या आया? 148। अब 148 को यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, 148 को फिर से भाग करेंगे 272 से, तो ये भी एक बार में जाएगा आपका, एक बार में जाएगा 148। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना? 124। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 272 बराबर 148 गुना 1 प्लस, देखिए 148 गुना 1 और ये जो शेषफल है 124। ठीक है, अब क्या करना है? फिर से वही करना है कि 124 को
148 को भाग करना है 124 से, तो 124 से कम 124, तो यहाँ पे कितना जा रहा है हम लोग का 4, और यहाँ पे आ जा रहा है 24। ठीक है, तो 148 बराबर यहाँ क्या लिख सकते हैं 124 गुना 1 प्लस 24। ठीक है, फिर 24 का पहाड़ा में देंगे हम लोग कितना बार में, 24 का पहाड़ा में अगर दे दिए हम लोग 5 बार में, 24 का पहाड़ा में 5 बार में देंगे तो 120 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। तो यहाँ पे आ जाएगा 124 बराबर 24 गुना 5 प्लस 4। अब देखिए 4 का पहाड़ा में 24 कितना बार में आ जाएगा, 4 का पहाड़ा में 24 आ जाएगा आपका 6 बार में, तो ये पूरा पूरी यहाँ से कट जा रहा है। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं कि 24 को भाग के हम लोग 4 गुना 6 प्लस 0। तो देखिए लास्ट में क्या आ गया, हम लोगों का 0 आ गया, मतलब शेषफल क्या हो गया, यहाँ पे शेषफल हम लोगों का क्या हो गया 0 हो गया। तो यहाँ पे हम लोग ब्रेक कर देंगे, और ये हम लोग HCF इसका नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ पे हम लोग का 0 आ गया है। तो यहाँ पे एक लाइन लिख देंगे हम लोग, यहाँ पे ये लिखेंगे कि यहाँ शेषफल क्या मिला हम लोगों को 0 प्राप्त होता है, हो जाता है, इसलिए यह प्रक्रिया, ठीक है, यहाँ पे ये लाइन लिखना जरूरी है, यह प्रक्रिया यहाँ समाप्त हो जाती है। ठीक है, और लिखेंगे यहाँ पे चूंकि इस स्थिति में हम लोग का भाजक क्या हो गया, लास्ट जो हम लोग का बच गया ये भाजक है, देखिए 4, यहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो 4 है ये लास्ट आंसर हम लोगों का भाजक ये हो गया। तो चूंकि इस स्थिति में 4 है, इसलिए 12,576 और 4,052 का HCF क्या आ जाएगा हम लोगों का 4 है। ये लाइन लिखना बहुत ही ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया है। अब देखते हैं हम लोग उदाहरण 2। चलिए उदाहरण 2 देखते हैं। उदाहरण 2 में क्या बोला गया है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2p के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2p + 1 के रूप का होता है जहां p कोई पूर्णांक है। तो इस चीज को हम लोगों को साबित करना है, तो कैसे इसको करेंगे देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग मान लेंगे, माना a एक धनात्मक क्या है पूर्णांक है तथा b बराबर यहाँ पे 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 2 दिया गया है। अब देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से देखते हैं कि अगर हम लोग a को 2 से डिवाइड करें, ठीक है, अगर इसका हम लोग HCF निकालना चाहे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो यहाँ पे हम लोग का कुछ क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्यू बार में अगर जा रहा है तो यहाँ पे हम लोग का शेषफल सपोज r आ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या जनरलाइज कर सकते हैं कि a बराबर 2 गुना क्यू प्लस शेषफल। ठीक है, तो ये हम लोग का जनरलाइज्ड हो गया यहाँ पे कि a बराबर क्या लिख सकते हैं 2 गुना क्यू, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए और क्या कर दिए शेषफल को जोड़ दिए। तो यहाँ पे हम लोग जनरलाइज कर सकते हैं कि a बराबर हम लोग का क्या जा रहा है 2q प्लस r। तो यहाँ पे देखिए क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से हम लोग क्या कर सकते हैं, a बराबर लिख सकते हैं 2q प्लस r, जहाँ हम लोग का ये r क्या होना चाहिए था, r 0 होना चाहिए था। जब तक r 0 नहीं होगा तब तक ये तो एंड नहीं होगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो इसका मतलब यहाँ पे r 0 होना चाहिए था, या फिर क्या होना चाहिए था 0 और 1 हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर a का मान यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, अगर हम लोग यहाँ पे 0 रख दिए तो 0 रख दिए, तो अगर हम लोग यहाँ पे 0 रख दे रहे हैं तो यहाँ पे क्या जाएगा 2q। अगर यहाँ पे 0 रख दे, r का वैल्यू अगर a बराबर 2q प्लस r, तो अगर हम लोग यहाँ पे r का वैल्यू क्या रख दे, एक बार r का वैल्यू हम लोग 0 रख दे, r का वैल्यू जब 0 रखेंगे तो एक बार मिलेगा 2q, तथा अगर एक बार r बराबर क्या रख दे 1 रख दे तो क्या मिलेगा 2q प्लस 1। तो यहाँ पे दो वैल्यू मिल रहा है हम लोग को 2q प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे यदि a बराबर 2q, तब यह एक संख्या होगी क्योंकि यहाँ 2 एक क्या है गुणनखंड है।
ठीक है, ये लाइन लिखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हम लोग को दर्शाना था, तो हमने एक जनरलाइज निकाल दिया कि अगर हम लोग ए को 2 से भाग करेंगे तो सपोज ये क्यू बार में गया और यहाँ पे कुछ शेषफल बचा, और ये शेषफल क्या हो सकता है हम लोगों का, या तो 0 हो सकता है, 0 तो होना ही है, या फिर 1 हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 2 है। 2 से बड़ा क्या हो सकता है, 2 से बड़ा तो होगा नहीं यहाँ पे शेषफल। ठीक है, अगर आप 5 को भाग करेंगे 2 से तो 2 दूनी 4, यहाँ पे देखिए 2 तो आएगा नहीं, ठीक है, या 2 से बड़ा भी नहीं आएगा, लेकिन 2 से छोटा आ सकता है, 1 आएगा। अगर 2 आ गया फिर तो 2 से हम लोग और एक बार भाग दे सकते हैं ना, तो इसीलिए बोल रहे हैं यहाँ पे आर जो है वो क्या होगा, 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है। तो यही चीज को मैंने यहाँ पे बताया है। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या बोला गया है, ये 2 नंबर और 3 नंबर सेम है, जिससे आप लोगों को और क्लियर होगा। दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक बोला गया है यहाँ पे 4p+1 या 4p+3 के रूप का होता है, जहां p एक पूर्णांक है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या मान लेते हैं, माना a एक क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बोला है विषम पूर्णांक है। ठीक है, माना a एक विषम पूर्णांक है तथा b बराबर क्या है, 4 है। तो यहाँ पे अगर हम लोग a को 4 से भाग करें तो यहाँ पे शायद ये क्यू बार में जा रहा है, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या जा रहा है, हम लोग का शेषफल क्या बच जा रहा है, शेषफल बच जा रहा है आर। ये आर क्या क्या हो सकता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो आर क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। क्या 4 हो सकता है, 4 नहीं हो सकता, क्योंकि 4 या 4 से कम का होना चाहिए। 4 नहीं हो सकता है, लेकिन 4 के कम का होना चाहिए। तो 0 1 2 3, अगर यहाँ 4 हो जाएगा तो ये तो 4 का पहाड़ा में कट जाएगा ना, तो इसीलिए 4 नहीं हो सकता, 4 से कम का हो सकता है, मतलब ये 4 वैल्यू हो सकता। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, यूक्लिड विभाजन, तो यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या भी बोल सकते हैं, या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, एल्गोरिदम भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे एक जनरलाइज क्या निकल गया हम लोगों का कि a बराबर 4q प्लस आर। ये देखिए 4q प्लस आर, ये हम लोग का निकल गया। सपोज अगर आप 5 को डिवाइड करें 2 से तो 2 दूनी 4, यहाँ पे 1 आ गया, तो हम लोग 5 बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 प्लस 1 लिख सकते हैं। ये जनरलाइज्ड हम लोग का निकल गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि a बराबर 4q प्लस आर, जहाँ r बराबर 0 1 2 3 ये सब वैल्यू हो सकता है। चूंकि a संख्याओं से यहाँ पे क्या क्या होगा, अगर हम लोग सबसे पहले 0 रख दें r की जगह में, तो हम लोग को मिलेगा 4q, फिर क्या मिलेगा 4q प्लस 1, फिर मिलेगा 4q प्लस 2, फिर मिलेगा 4q प्लस 3। तो ये 4 वैल्यू हम लोग को मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है, 4q और 4q प्लस 2 ये जो दोनों नंबर है ये 2 से विभाजित हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे अभी मैंने बताया कि 4q और 4q प्लस 2 ये जो है ये दोनों नंबर 2 से विभाजित हैं, 2 के गुणनफल है, तो ये तो विषम पूर्णांक नहीं हो सकते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे, इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, जो भी विषम पूर्णांक आएगा वो क्या क्या आ रहा है यहाँ पे, तो ये आ जा रहा 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के रूप का होगा। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली में क्या हो गया, ये दोनों जो नंबर है ये 2 से विभाजित हो रहे हैं या फिर 2 के गुणनखंड है, इसलिए ये तो विषम पूर्णांक नहीं हुए। तो इसलिए यहाँ पे जो 4q प्लस 1 है और 4q प्लस 3 है ये दोनों धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बहुत ही इजी है, बहुत ध्यान से समझिए। बड़ा क्वेश्चन देख के इसको स्किप मत करिए। एक मिठाई विक्रेता के पास क्या है, 425 बादाम की बर्फियां और 130 नारियल की बर्फियां हैं। यह इनकी ऐसी ढेरी बनाना चाहता, मतलब ऐसे उसको रखना चाहता है कि प्रत्येक जो स्लॉट आया, प्रत्येक रो या कॉलम आया, उसमें बर्फियों की संख्या क्या रहे, समान रहे। ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे, ठीक है, कम से कम जगह ले। इस काम को करने के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फी रखी जाएगी, मतलब एक रो अगर हम लोग बनाए तो उस रो में कितनी बर्फियां होगी।
तो उसको कैसे करना है, तो सबसे पहले इसको हम लोग को जिस प्रोसेस से करेंगे उसको हम लोग, तो आप लोग जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से ही हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो दिख रहा है आपको 425 क्या है बादाम की बर्फियां हैं और 130 क्या है नारियल की बर्फियां। तो ऑब्वियसली यहाँ पे 425 क्या है बड़ा दिख रहा है। तो 425 को जब हम लोग 130 से क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये 3 बार में कितना आ जाएगा 390, 390 आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसका जो शेषफल कितना बच रहा है वो बच जा रहा है 35। तो यहाँ पे लिखेंगे 425 बराबर, यही तो है हम लोग का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो 130 गुना 3 प्लस 35, जब तक शेषफल हम लोगों का जीरो नहीं आ जा रहा है। शेषफल क्या लेते थे हम लोग आर, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आर नॉट इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे 130 यहाँ पे अंदर आ गया, तो अब ये कितना बार में जाएगा, ये जाएगा आपका 3 बार में। 3 बार में अगर जाएगा तो 105, 105 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और ये 25। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 130 बराबर, 130 बराबर लिखेंगे 35 गुना 3 प्लस 25। तो यहाँ पे भी आर क्या है नॉट इक्वल टू जीरो है। अब यहाँ पे अंदर क्या आ जाएगा 35, तो 25 से कम 25, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना 10। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 35 बराबर क्या लिखेंगे 25 गुना 1 प्लस 10। तो यहाँ पे भी आर क्या है जीरो के बराबर नहीं है। अब देखेंगे यहाँ पे 25, ठीक है 25 अंदर आ गया, तो कितना बार में 10 दूनी 20। ठीक है, यहाँ पे आ गया 5, तो यहाँ लिखेंगे 25 बराबर 10 गुना 2 प्लस 5। यहाँ पे भी आर क्या है जीरो के बराबर नहीं है। उसके बाद लास्ट यहाँ पे चलेगा, देखिए 5 दूनी कितना आ जाएगा 10। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा 10 बराबर क्या लिख सकते हैं 5 गुना 2 प्लस 0। तो यहाँ पे जो शेषफल आया ये 0 के बराबर हो गया। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि 425 और 130 का HCF क्या आ गया, लास्ट जो है यहाँ पे 5 आ गया। मतलब यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि जो बर्फी का जो ढेरी बनाएंगे हम लोग, रो बनाएंगे, उसमें एक लाइन में 5 बर्फी हम लोग रख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एक लाइन और सकता है। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो के एंड में एक बार कमेंट जरूर कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।